चलिए आज हम 1 शॉट में अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो 1 शॉट वीडियो मैं बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बनाऊंगा, तो इससे सब एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, जिससे आपको 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में अवश्य मिलेंगे। ठीक है। तो अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप कहेंगे कि 8 थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछ ले तो आप कहेंगे कि 12 हैं। ठीक। तो ये अनुसूचियाँ हैं जो लिखी हुई हैं, तो हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे कि आखिर किस अनुसूची में क्या शब्द क्या कहना चाह रहे हैं लोग। ठीक है। तो पहली अनुसूची को देखें तो पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यानी पहली अनुसूची में भारत के विषय में और उसके राज्य के विषय में व केंद्र शासित क्षेत्र के विषय में बताया गया और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक एनडीए के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा था कि अगर कोई नए राज्य का गठन होता है तो वो किस अनुसूची में शामिल किया जाएगा या किस अनुसूची के अनुसार उसका गठन होगा, तो वो आंसर आप करेंगे कि वो पहली अनुसूची के अनुसार होगा। ठीक। अगर किसी राज्य का गठन होता है तो वो पहली अनुसूची के अनुसार ही उसका निर्धारण, उसकी सीमा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक। अब दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन के बारे में बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, या लोकसभा का अध्यक्ष हो गया या राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, तो इनका वेतन क्या होगा, तो इसके बारे में ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक। अब तीसरी अनुसूची में अब इन्हीं जो राष्ट्रपति या अन्य उच्च पदाधिकारियों का अधिकारी हैं, इनके शपथ के बारे में बताया गया कि जैसे कि राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा या कौन दिलाएगा, राज्यपाल को कौन शपथ लेगा कौन दिलाएगा, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष को शपथ के बारे में कैसे शपथ दिलाई जाएगी, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि शपथ दूसरे में होगा कि तीसरे में होगा, या वेतन दूसरे में होगा कि तीसरे में। तो ऐसे इसको समझ लीजिए कि जैसे आपको एक जॉब का ऑफर आता है। ठीक। अगर आपको जॉब का ऑफर आता है तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, सोचते हैं कि सैलरी कितनी होगी, यानी वेतन कितना होगा। ठीक। वेतन कितना होगा। अगर वेतन आपको अच्छा लगता है तभी आप जॉब ज्वाइन करते हैं। ठीक। यानी शपथ लेते हैं या ओथ लेते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए कि जैसे कि अगर आपको पहले सैलरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं तभी जाके आप जॉब लेते हैं। तो वैसे ही ये कुछ ऐसा है इसमें अनुसूचियों के बारे में कि यानी पहले इनके शपथ के बारे में चर्चा की गई है, फिर पहले इनके वेतन के बारे में चर्चा की गई है, फिर इसके बाद शपथ की चर्चा की गई। ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं चौथी अनुसूची क्या कहती है। तो चौथी अनुसूची ये कहती है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि सभा में स्थानों का आवंटन, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जिस राज्य में 50 लाख से कम जनसंख्या है तो उसका प्रति 10 लाख में, यानी जिस राज्य में 50 लाख से कम जनसंख्या है तो उसके 10 लाख प्रति 10 लाख से एक सदस्य राज्यसभा में जाएगा। ठीक। यानी एक सदस्य राज्यसभा हो जाएगा। जिस राज्य में 50 लाख से कम जनसंख्या है उसके प्रति 10 लाख में एक सदस्य राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए, जिस राज्य में 50 लाख से अधिक की संख्या है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक, जैसे कि अपना यूपी करोड़ों में है, तो वहाँ पे प्रति 20 लाख में एक सदस्य राज्यसभा में जाएगा। ठीक। यानी कि जिस राज्य में 50 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पे प्रति 10 लाख में एक सदस्य राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जैसे कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कोई राज्य है तो वहाँ पे प्रति 20 लाख में एक सदस्य राज्यसभा में जाएगा। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं
5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं अनुसूची ये कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में बताई है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, उन पर प्रशासन कैसे किया जाए, उनको सुविधा कैसे दी जाए या उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इसके बारे में चर्चा की गई है 5वीं अनुसूची में। अब 6ठी अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। यहाँ जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं इनको तो ये बाहरी दुनिया से तो वैसे भी कटे हुए रहते हैं, तो इनको 6ठी अनुसूची में ये बोल दिया गया कि इनका प्रशासन कैसा होगा और मैनेजमेंट और इनकी देखभाल कैसे की जाएगी, ये सब 6ठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब 7वीं अनुसूची देखिए, 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची कहती है कि संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय के बारे में ये बताया गया है कि जैसे संघ सूची के विषय हो गया आपका, मान लीजिए कि रेल या मुद्रा। राज्य की कोई रेल नहीं होता, ना ही किसी राज्य की कोई मुद्रा होती है, ठीक है। तो इन सब में एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रेल हो गया, मुद्रा हो गया, तो इन सब का जो कानून बनाएगा वो संघ बनाएगा, यानी केंद्र बनाएगा, केंद्र के सांसद बनाएंगे, ठीक। यानी जो रेल होगा, जैसे मुद्रा हुआ, तो ये जो इन सब का जो कानून बनाएगा वो संघ सूची केंद्र सरकार बनाएगी, यानी सांसद बनाएगी, ठीक। अब राज्य सूची में ले लीजिए, जैसे कि पुलिस आपकी और कृषि ले लीजिए, तो ये राज्य सूची के विषय, इस पे इन दोनों पे मान लीजिए कि इन पे कानून बनाना होगा, तो ये राज्य सरकारें निर्णय लेंगी, संबंधित राज्य की सरकारें अपना कानून बनाएंगी, ठीक। अब समवर्ती सूची देख लीजिए। समवर्ती सूची में जैसे कि शिक्षा हो गया, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। शिक्षा में केंद्र व राज्य दोनों अपना कानून बनाएंगी, केंद्र व राज्य ये दोनों कानून बनाएंगी, ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस वर्तमान में संघ सूची के में कितने विषय हैं, तो मूल में देखा जाए तो मूल में थी कुल 97। अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में 98, ठीक। संघ सूची में पहले मूल संविधान में जो थी संघ सूची में विषय 97 थे, लेकिन वर्तमान में हो गई हैं 98, ठीक। अब राज्य सूची के अगर पूछ ले कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो पहले थी मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे कुल 66, लेकिन इसको सही से लिख देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मूल संविधान में क्या था, अगर पूछ ले कि मूल संविधान में कितने विषय थे राज्य सूची के, तो आप कहेंगे 66, लेकिन अगर पूछ ले वर्तमान में कितने हैं, तो ये लेटेस्ट डाटा है, तो वर्तमान में हैं 59, ठीक। ये अब समवर्ती सूची में पूछ ले कि समवर्ती सूची में कितने मूल संविधान के अनुसूचियों में समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो आप बताएंगे मूल में थे 47, लेकिन वर्तमान में पूछ ले कि समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो आप कहेंगे कि 52, ठीक। वर्तमान में ये कॉन्सेप्ट क्लियर। 7वीं अनुसूची में ये बताया गया संघ सूची के विषय में कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कौन कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची के विषय में कौन कानून बनाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है 7वीं अनुसूची में। 7 समवर्ती कुछ लग रहा है, 7 समवर्ती, ये कुछ ट्रिक से बन रहा है ना, 7वीं अनुसूची समवर्ती अनुसूची, तो थोड़ा से मैच कर रहा है, देख लीजिएगा। तो इसको याद करने के तो यही एक ट्रिक है।
और देखिए 8वीं अनुसूची में के बारे में देख लिया जाए क्या है 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब भाषाएं क्या और कौन सी किस बारे में बताया गया, राजभाषा के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रभाषा के बारे में, तो ये राष्ट्रभाषा के बारे में बोला गया। राजभाषा वो होती है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में देख लीजिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा ये होती है जिस पे संबंधित राज्य के सरकारी कामकाज होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक, राष्ट्रभाषा जो पूरे भारत में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा भाषा कहते हैं। पूरे भारत में जो बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है, भारत में बोली जाने वाली भाषा। ठीक, इससे राजभाषा सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। तो ये जो बताया गया है 8वीं अनुसूची में, ये राष्ट्रभाषाओं के बारे में बताया गया है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक, अब इसको देखते हैं बारी बारी से क्या इसमें बताया गया है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि मूल संविधान के अनुसूचियों में जो कि 8वीं से संबंधित है उसमें मूल में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो आप कहेंगे कि 14 भाषाएं शामिल हैं। लेकिन पूछ ले वर्तमान में कौन सी भाषाएं, कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, तो आप कहेंगे कि 22। ठीक, ये हो गए, जिसमें से 22 में से 6 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषाओं, जिसमें 6 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो लास्ट की जो अभी तीन भाषाएं हाल में ही जोड़ी गई हैं, तो वो है एक तमिल भाषा जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिसे मिला है, इसको मिला है 2004 में। ठीक, इसके बाद फिर संस्कृत इसको दर्जा मिला है 2005 में। इसके बाद उड़िया भाषा, उड़िया, इसको दर्जा मिला है 2014 में। ठीक, जो लास्ट में 3 जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि तमिल को किस सन में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, या संस्कृत को या उड़िया को, तो आप कहेंगे तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, उड़िया को 2014 में। ठीक, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं जिनमें से हैं। हाँ, अब इसके बारे में और आगे देखते हैं क्या इस अनुसूची में है अभी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 15वीं भाषा के रूप में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। जो 15वीं भाषा है हमारी सिंधी भाषा, तो उसको किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे कि 21वें संविधान संशोधन में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई है वो सिंधी है। ठीक, अब फिर पूछ ले कि 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पूछ ले कि 71वें संविधान संशोधन में 1992 में जो जोड़ी गई हैं 3 भाषाएं, वो कोंकणी हैं, फिर मणिपुरी है और फिर नेपाली है। ठीक, नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद अगर पूछ ले कि 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा 3 जोड़ी गई हैं। संविधान संशोधन 4 भाषाएं, संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो कि 1992 में हुआ था संविधान संशोधन। ठीक, हाँ, ये जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1967 में हुआ था। इसके बाद ये 92 संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1992 में। तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहला था बोडो, फिर डोगरी, फिर मैथिली, फिर संथाली। यहाँ देख लीजिए, अच्छा इसको शायद नीचे न दिखाई दे रहा हो,
इसमें 92वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ, हाँ 1992 में हुआ था, 1992 में, तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें बोडो और फिर डोगरी, फिर मैथिली और फिर संथाली। एक ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा है। 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इसको देख लीजिएगा। 71वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1968 में 15वीं भाषा सिंधी थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई थी, ठीक। और फिर 92वें संविधान संशोधन, एक मिनट थोड़ा गलत हो रहा है, ये 91वें जो संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ था, ना कि 1992 में, ठीक। जो 71वां संविधान संशोधन था वो 1992 में हुआ था, लेकिन 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था, ठीक। तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ गया हम। 8वीं अनुसूची में क्या था कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया था, जिसमें मूल भाषाएं थी 14 मूल संविधान में, वर्तमान में 22 हैं, जिसमें 6 शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा मिला था जिनको, जिसमें से पहली थी तमिल 2004 में, और दूसरी थी संस्कृत 2005 में, उड़िया थी 2014 में। 6 शास्त्रीय भाषाओं में लास्ट की 3 जो हाल में ही जोड़ी गई थी, ठीक। अब फिर ये पूछ रहा है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे सिंधी भाषा, ठीक, 15वीं भाषा। अगर पूछ ले कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी। लेकिन अगर 92वें संविधान संशोधन 2003 में पूछ रहा है कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो आप कहेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर। हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं आगे के अनुसूची में क्या बताया गया है। आगे की अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, तब ये जोड़ा गया था, जो 1951 में हुआ था, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें ऐसे नियम व अधिनियम शामिल हैं जो न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति से बाहर हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए इसको, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि 10% ऐसे लोग थे जिनके पास 90% भूमि थी, और 90% ऐसे लोग थे जिनके पास 10% भी भूमि नहीं थी। तो ये असमानता को दूर करने के लिए नेहरू जी ने कहा कि आप राज्यों से बोला कि आप भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन, यानी भूमि सुधार प्लस जमींदारी उन्मूलन, उन्मूलन, ठीक, पर कानून बनाइए। तो राज्य सरकारें जब कानून बनाई, और जब कानून बनाई तो नेहरू जी ने इसको संसद में पास करा के 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। तो क्या हुआ कि जब 9वीं अनुसूची में ये बन गया तो इसमें ये बोला गया कि 9वीं अनुसूची के जो भी विषय शामिल होंगे इस पे न्यायालय विचार नहीं कर सकता, ये न्यायालय में इसकी याचिका दायर नहीं की जा सकती है, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि उसमें जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, इनकी ज़मीन जब सरकार के खाते में जाने लगी तो जो जमींदार लोग ये क्या किए, न्यायालय में गए। न्यायालय में क्या, मूल अधिकार मान के गए, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार और संपत्ति के अधिकार का, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार का तर्क देते हुए जब न्यायालय में गए तो न्यायालय ने बोला कि देखिए इसमें जो भी अनुसूची के विषय में जो भी विषय है 9वीं अनुसूची में, इस पर हम पुनर्विचार नहीं कर सकते, ना ही हम इस पर कोई
ये हमारी पुनरावलोकन शक्ति से बाहर हैं। तो फिर इसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं। जब ये हुआ तो ज़मीन जब जाने लगी तो ऐसे ही एक कहानी और घटी। केशवानंद बनाम केरल राज। केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये जो केशवानंद थे ये केरल के बहुत बड़े मठाधीश थे। इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो ये क्या किए कि जब इनकी ज़मीन सरकार के खजाने में जाने लगी तो ये क्या किए कि 24 अप्रैल 1973 में एक याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का तर्क देते हुए आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर में कमियों का तर्क देते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखा। तो फिर न्यायालय को लगा कि कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो न्यायालय ने ये बताया कि ठीक है, चलिए हम इस कुछ कमियां तो हैं आधारभूत ढांचे में, लेकिन ये जो 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो नियम बन गए हैं, कानून बन गए हैं, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून या कुछ बनते हैं, जो भी कानून बनेगा और वो 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, उस पे हम विचार कर सकते हैं। जो संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत ढांचे को, जो संविधान के भूत ढांचे, संविधान के आधारभूत ढांचे के नियम का पालन नहीं करेगा, जो भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे के नियम का पालन नहीं करेगा, उसको हम 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी रूल बना रहेगा उस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं। आप याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक, जो संविधान के आधारभूत ढांचे के नियम का पालन नहीं कर रहा है उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। ठीक, तो यानी ये हुआ कि 24 अप्रैल 1973 के पहले का जो नियम थे इस पे तो न्यायालय मौन है, इस पे न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी नियम इसमें शामिल होंगे उस पे न्यायालय पे याचिका ये पुनर्विचार कर सकता है, विचार कर सकता है। ठीक, ये हो गया 9वीं अनुसूची। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून से संबंधित थी। तो ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये अनुसूची क्या बताती है हमें। तो उस समय क्या था कि ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो 92वें संविधान संशोधन 1985 में ये अनुसूची जोड़ी गई। तो क्या था कि राजीव गांधी ने ये बताया कि 1/3 संख्या का 1/3, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये पार्टी ये पहली पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है। ठीक, तो और हाँ, ये पहली पार्टी, दूसरी पार्टी। मान लीजिए कि लोकसभा में 10 मेंबर चुन के जा रहे हैं पहली पार्टी में। ठीक, लेकिन क्या किया दूसरी पार्टी ने, क्या किया कि इसको पैसा दिया और बोला कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। तो अगर एक मेंबर, पहले क्या होता था कि एक मेंबर चला जाता तो पैसा दिया चला गया, दूसरे मेंबर पैसा दिया वो भी चला गया। धीरे धीरे करके क्या होता था कि जो जनता होती है तो वो चुन तो लिए इनको इस पार्टी के नाम पे, एक नंबर पार्टी के नाम से। ठीक, 10 को 10 गए, लेकिन ये क्या करते थे, पैसा लेके, मान लीजिए पैसा लिए, आज यहाँ कल जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हुआ ना। तो राजीव गांधी ने ये रूल बनाया कि जब तक कुल संख्या का 1/3, यानी जैसे मान लीजिए 10 मेंबर हैं, इससे जब तक 1/3 का मतलब कि कम से कम 3 सदस्य
सदस्य दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे तब तक ये कानून, हाँ, जैसे कुल मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में इनका 3 मेंबर अगर ये इस पार्टी में जा रहे हैं तो ये कानून इन पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 1 मेंबर जा रहा है या 2 मेंबर जा रहे हैं तो क्या होगा कि इनको लोकसभा अध्यक्ष से कह के इस्तीफा देना पड़ेगा, दल बदलू इनको करार दिया जाएगा, बदलू कहा जाएगा, यानी आया राम गया राम कहा जाएगा। अगर 1 मेंबर जा रहा है, 2 मेंबर जा रहा है तो इनको दल बदलू करार दे दिया जाएगा। इनकी सारी सांसदीय विधायकी एलिजिबिलिटी जो भी है सब ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक, तो ये बोलें कि कम से कम 3 सदस्य जाने चाहिए, 3 के ऊपर चाहे जो भी चला जाए, तब इनके दल बदल कानून इनको लागू नहीं होगा। लेकिन 3 से अगर नीचे मेंबर 1 या 2 जा रहा है दूसरी पार्टी में तो इन पे कानून लागू होगा और इनकी सारी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। राजीव गांधी ने तो 1/3 का नियम दिया था कि कुल सदस्य संख्या के 1/3 ही मेंबर जा सकते हैं, लेकिन तब भी पे सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त होती रही। तो फिर क्या हुआ कि 2003 में 91वें संविधान संशोधन में संविधान संशोधन 2003, तब वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी आए तो उस समय तक तो भी चलती रही खरीद फरोख्त, 1-2-3 मेंबर के ऊपर चले जा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए वाजपेयी जी ने कहा कि हम 1/3 न करके 2/3 करे दे रहे हैं, खरीद फरोख्त और कम करें। तब जैसे अब इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम जैसे आपके 10 मेंबर हैं किसी पार्टी में, इसमें से 6 मेंबर के अगर ऊपर जा रहे हैं तब इन पे दल बदल कानून का रूल लागू नहीं होगा, इनकी एलिजिबिलिटी नहीं जाएगी। लेकिन 6 के नीचे यानी 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी जा रहा है, 6 के नीचे जो भी जा रहा है इन पे दल बदल कानून लागू होगा और इनकी सांसदीय विधायकी रद्द कर दी जाएगी। इनकी सारी एलिजिबिलिटी, चुनाव लड़ने संबंधी जितनी एलिजिबिलिटी है सब रद्द कर दी जाएगी। ठीक, तो इसमें दल बदल कानून का यही बताया गया है। तो राजीव गांधी के समय तो 1/3 थी, लेकिन वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2/3 कर दिया था इसको। ठीक, इसको भी देख लीजिएगा, एक बार इम्पोर्टेंट है। अब 10वीं हो गया, अब 11वीं अनुसूची ये कहती है कि 73वें संविधान संशोधन, पहले इसको देख लीजिए 11वीं अनुसूची कब ऐड की गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ये बताया गया कि पंचायती राज से संबंधित कानून बताए गए इसमें। ठीक, तो पंचायती राज का मतलब कि भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ठीक, इसमें ये बताया गया कि पंचायती राज से संबंधित जो कानून बन सकते हैं या कितने विषय से कानून बनाए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा 11वीं अनुसूची में की गई, जो कि 73वें संविधान संशोधन में हुआ था, संविधान संशोधन में। ठीक, 1992 में। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं, तो आप कहेंगे कि 29 विषय शामिल हैं। ठीक, या पंचायती राज से जो कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, 11वीं होगी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, 12वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। पंचवर्षीय आ रहा है तो 12वीं अनुसूची में ये बोला गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में हुई थी। 12वीं अनुसूची ऐड करी जोड़ी गई थी संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ा गया था। तो उसमें ये बताया गया था कि इसमें नगर पालिका और नगर महापालिका के विषय में बताए गए थे। ठीक,
तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, तो आप कहेंगे 74वें संविधान संशोधन 1992 में। अगर विषय पूछ ले तो कहेंगे कि 18 विषय शामिल हैं। ठीक, तो ये हो गया कुल अनुसूचियों से संबंधित। मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। ठीक, तो ये अनुसूचियों का 1 शॉट था। इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट से 1 शॉट लाएंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। तो इससे आपसे 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। 1 शॉट वीडियो को आप 1 से 2 बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 1 शॉट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।